Hi there, this is Iram from Concept Learning and in this video we shall be talking about IELTS reading. जो क्वेश्चन टाइप हम कवर कर रहे हैं दैट इज डायग्राम लेबलिंग. जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं रीडिंग में जिनको हमें लेबल करना होता है, फिलअप करना होता है, उनको उनको हम इसमें कवर करेंगे. तो ये 5 चीज़ें हैं मेनली जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे. Overview, strategy, steps, tips, and then in the end we'll try to do an example question. तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की. ओवरव्यू में आपको एक छोटा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फॉर दोज हु डोंट नो. जो डायग्राम लेबलिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एक डायग्राम दिया जाता है एंड उस डायग्राम को आपको फिल इन करना होता है, उसको लेबल्स को, मतलब डायग्राम के आगे फिलअप्स होते हैं. कुल मिला के अगर ब्रीफली देखें तो आपने उसको बस एक तरीके से लेबल करना है, ठीक है. और हाँ, इसकी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कभी कभी आंसर्स नीचे वर्डलेस गिवन होती हैं उसमें होते हैं या कभी कभी पैसेज में होते हैं. उसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है बिकॉज वो आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में बता देंगे कि आपने वर्ड लिस्ट में से आंसर्स ढूंढने हैं या पैसेज में से. और डायग्राम कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का डायग्राम हो सकता है. कोई प्लान हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई मशीनरी का फोटो हो सकता है, या फिर समथिंग फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल अ प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर साइकिल और वट एवर लाइक दैट, राइट. अच्छा, ठीक है. तो ये चीज़ें तो थी हमारी ओवरव्यू की. एग्जाम्पल क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. स्ट्रैटेजीज और टिप्स पहले हम एक तरीके से देख लेते हैं, फिर हम स्टेप्स कवर करेंगे. तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आपने इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है बस ये करते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट, एंड आप इसको इजीली कर पाओगे. तो सबसे पहली चीज़ है, इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ने होते हैं. बच्चे क्या है ना, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं पढ़ते, सीधा पैसेज पे या सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. मगर ये गलत चीज़ है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको बताएंगे कि कितने वर्ड्स लिखने हैं आपने. एंड अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 वर्ड्स बोले हैं, आपने 3 वर्ड्स में लिख दिया, या 1 वर्ड बोला है आपने 2 वर्ड्स में लिख दिया, तो भले ही आपने आंसर ठीक लिखा होगा लेकिन वो आपको ज़ीरो दे देंगे. इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद देखो, पैनिक नहीं होना है अगर कभी कभी डायग्राम अनफेमिलियर हो. कभी कभी क्या होता है कि जो आपको डायग्राम मिलता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको नहीं पता होता, स्पेशली एकेडमिक वालों के लिए. वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबरा जाते हैं अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट सा उन्हें लगे कि ये तो इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, अब क्या करें. सो देखो, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखो. आपको डायग्राम की प्रायर नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो आपकी जीके पे नहीं आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो आपकी रीडिंग पे कर रहे हैं. तो अगर आप सिर्फ डायग्राम को उस वक्त जो हिंट्स हैं रीड करके ही समझ लोगे, आप आंसर दे पाओगे. सो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको? क्लूज की, हिंट्स की. और ये क्लूज और हिंट्स किस तरह होते हैं? कुछ भी, किसी भी चीज़ को आप एज अ क्लू और हिंट ले सकते हो. जो भी चीज़ आपको पास पहुंचा रही है अपने आंसर के, उसको हम क्लू और हिंट बोलते हैं. इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी एनी नंबर, एनी साइन, एनी टेक्स्ट, एनी हेडिंग, वट एवर. ओके. एंड येस, ऑलवेज रिमेंबर दैट आंसर्स रीडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम्स में ही गिवन होते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ है और सीधा आपको टेक्स्ट में वही चीज़ दे दी है. नो, पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम होगी, पैसिव लैंग्वेज में बातें होंगी, एंड देन आपको फिगर आउट करना है कि इसकी बात कर रहे हैं और फिर आपने आंसर लिखना है, ठीक है. और अब आते हैं हम स्टेप्स पर. अगर अब हम स्टेप्स की बात करें तो देखो, इंस्ट्रक्शंस अगेन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. पहला स्टेप या पहली स्ट्रेटजी इंस्ट्रक्शन ही है क्योंकि वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं. इंस्ट्रक्शन आपको वर्ड काउंट बताएंगे कितने आपने लिखने हैं, एंड आपको आंसर लोकेशन भी बताएंगे. आंसर लोकेशन का मतलब ये नहीं कि वो आपको बता देंगे यहाँ आंसर है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं. हाँ, कभी कभी ऑफ कोर्स ऐसा होता है जो आपको क्वेश्चन ऊपर गिवन होता है, डायग्राम के ऊपर आता है कि रीड दिस फ्रॉम let's say टेक्स्ट बी. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी पैराज हैं और बी में है, तो ये भी हो सकता है. लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे आंसर लोकेशन का था कि आपने कहाँ से आंसर ढूंढना है, पैसेज में से ढूंढना है या नीचे वर्ड लिस्ट होगी उसमें ढूंढना है, तो वो भी आपको वो इसी में बता देंगे. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, आपने क्वेश्चन को स्कैन करना है. किस तरह स्कैन करना है आपने उसकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जितना समझ पाओ उसको. कैसे समझ पाओ? अगेन इसकी हेल्प से, क्लूज की हेल्प से, किसी किसी भी तरह इन चीज़ों की हेल्प से जहां आप एक दूसरे से इन्हें लिंक कर सकते हो, आप समझ जाओगे कि अच्छा ठीक है. उसके बाद आपने क्वेश्चन में, उस डायग्राम में कीवर्ड्स फिगर आउट करने हैं और फिर उन कीवर्ड्स को
पैसेज में ढूंढना है। ये थर्ड और फोर्थ जो हमारा स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे ही ढूंढने शुरू कर जाते हैं। ऐसे ही नहीं ढूंढना है, पहले क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो क्वेश्चन में बिल्कुल यूनिक होगी। वो यूनिक चीज़ आपका कीवर्ड है, वो कीवर्ड आपकी हेल्प करेगा आपको आंसर तक पहुंचाने में। तो उस यूनिक कीवर्ड को आपने ढूंढना है टेक्स्ट में। जहां वो कीवर्ड टेक्स्ट में मिल गया, उसको आपने उस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपने आंसर्स मार्क करने हैं। और इन द एंड क्या होगा, जब आपका सारा हो जाएगा, मेक श्योर कि आप थोड़ी स्पीड अपनी अच्छी बनाओ, सो दैट आपको कम से कम 5-10 मिनट रिवीजन के मिल जाए। क्योंकि रिवीजन में बहुत हेल्प होती है। कभी कभी रिवाइज करते वक्त स्पेलिंग हम देख लेते हैं कि कोई गलत तो नहीं है, या फिर वर्ड काउंट, फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड्स ही लिख सकते हैं, आपने 3 लिख दिए। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंड। ओके, अब हम आगे बात करेंगे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू। तो ये जो मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई हैं, ये ऊपर ऊपर से आउटलाइन थी, ठीक है। इसकी हेल्प से ही हम आगे सब कुछ करेंगे। तो ये ब्रीफ में बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसको हम डिटेल में करेंगे, एंड आई होप आपको उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम है जो हम कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू से लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस में गिवन है, लेबल द टनल्स ऑन द डायग्राम बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि इंस्ट्रक्शन में सब कुछ गिवन होता है कि आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं एंड आंसर कहाँ से उठाना है, कहाँ से नहीं उठाना। तो ऑफ कोर्स इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि यू हैव टू राइट आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो नीचे हमें बॉक्स गिवन है, तो इसका मतलब अब हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज जो नीचे है वो हम ऊपर लिख सकते हैं चाहे कितने ही वर्ड्स का हो, ठीक है। तो अगर अब हम और नीचे जाके एक बार डायग्राम को देखें तो क्या क्या देखेंगे। एक तो हम देखेंगे नीचे जो हमारा आंसर बॉक्स दिया हुआ है उसमें रिटन है डंग बीटल टाइप्स। इसका मतलब टाइप्स गिवन है डंग बीटल के, एंड हमने उस पर इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालनी है। फ्रेंच, मेडिटेरियन, ऑस्ट्रेलियन नेटिव, स्पेशल, स्पेनिश, साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर एंड ऑल। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या हम कैसे और किस तरह हम कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं अपने डायग्राम का। तो देखो हमें 3 लेबल्स दिए हैं, 6, 7 और 8, ठीक है। जो नीचे ये रूट्स काइंड ऑफ हैं वहाँ पे ये हैं, तो हमें वो निकालना है। बिलो द सरफेस है, अगर आप पहला लेबल देखें तो अप्रॉक्सीमेट डेप्थ इन सेंटीमीटर्स बिलो सर्विस। तो एज आई टोल्ड यू कि नंबर्स होंगे, टाइटल्स होंगे, उनके हेल्प से हमने क्यूज लेने हैं। तो ये हमारे क्यू है कि हमें डेप्थ दे रखी है सरफेस के बिलो, मतलब ज़मीन के नीचे, सेंटीमीटर्स में। सो 0, 10, 20, 30 गिवन है। और जो सरफेस के ऊपर है वो काउपेट या फिर डंक है। तो बस इस तरीके से अब हम इसका हिसाब निकालेंगे। तो मैंने आपको बोला है कि जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो एक तरीके से, जितना ज़्यादा समझ सकते हो डायग्राम को, उसको समझ लो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने कीवर्ड स्कैन करने हैं। तो अब कीवर्ड्स कैसे स्कैन करोगे, क्वेश्चन में तो खास कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, ठीक है। आंसर शीट्स जो नीचे गिवन है उससे नहीं निकाल सकते हो आप। तो ऊपर से ही हमें कहीं से डायग्राम से ही हमें अपने कीवर्ड्स निकालने हैं। तो क्या कीवर्ड हो सकता है, एक तो काउपैट कीवर्ड हो सकता है। और भी ज़्यादा जो मेन कीवर्ड है वो हमें मिलेगा नीचे। ऑलराइट, तो हम मेन कीवर्ड लेंगे 0, 10, 20, 30 या फिर काउपैट टंग। वैसे मैं आपको बताऊं तो अच्छा एक बात अगर आप और नोटिस करो, अच्छा चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हमने जो जो चीज़ें इन्फो निकाली है हिंट से, ठीक है। एक तो हमें बिलो सरफेस डेप्थ दे रखी है ना। बिलो सरफेस डेप्थ दे रखी है कितनी, सेंटीमीटर्स में दे रखी है कितनी, 0, 10, 20, 30। दूसरी चीज़ जो हमने निकाली है कि हमने ना डंग बीटल के टाइप्स को ढूंढ के लिखना है कि कौन सा कैसा है। तीसरी चीज़ जो मुझे देखने से पता चली है वो है ये, कि अगर आप 6, 7 और 8 को देखो तो जो 6 वाला है वो थोड़ा मीडियम साइज का है, जो 7 वाला है वो सबसे लॉन्ग है, और जो 8 वाला है वो सबसे शॉर्ट या शैलो है। तो ये देखो, ये इन्होंने
मुझे पहले से नहीं मालूम है डायग्राम का कुछ भी, लेकिन मैंने बस ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ हिंट्स की हेल्प से निकाल ली है। एंड अब ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगी तीनों आंसर्स को ढूंढने में। तो मैं क्या क्या देखूंगी, मैं साइज़ पे भी ध्यान दूंगी, हो सकता है साइज़ से रिलेटेड कुछ मिल जाए, मीडियम, लॉन्ग, शैलो, शॉर्ट, या फिर मैं सेंटीमीटर्स पे ध्यान दूंगी, 0, 10, 20, 30, या फिर बिलो सरफेस डेप्थ, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो हमें दे रखा होगा टेक्स्ट में, एंड देन आई विल बी एबल टू फिगर आउट दी आंसर्स ऑफ दी सेम। सो चलो अब एक एक करके देखते हैं। पहले सिक्स्थ वाला देखते हैं कि किस तरह हम इसको निकालेंगे। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आपने पहले ही नोट डाउन कर लिए थे। चलो तो अब हम देखते हैं। देखो ये टेक्स्ट है, इसमें से हम ढूंढेंगे हमारे आंसर्स, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ वो टेक्स्ट लिखा है जहाँ पे मुझे, मैंने जो कीवर्ड्स सजेस्ट किए थे वो मिले हैं। तो कीवर्ड्स मैंने क्या क्या निकाला था, कीवर्ड्स मैंने एक डंक पैट निकाला था, ठीक है, क्योंकि हमारे डायग्राम में काउ पैट डंक लिखा है, तो इसका मतलब इसके आसपास जहाँ भी पैसेज में ये टेक्स्ट गिवन है उसके आसपास कहीं पे हो सकता है कि आंसर हो। दूसरी चीज़ जो हमने निकाली थी वो हमने ये सेंटीमीटर्स निकाले थे, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। तो अब 10 और 0 तो कोई नहीं है, बट 30 और 20 है, तो इसलिए मैंने ये वाला लाइन चूज की है। एंड मैंने आपको ये भी बताया था, एक हमने साइज लिया था, है ना, सबसे बड़ा, मीडियम एंड शॉर्ट। तो शॉर्ट का मुझे यहाँ पे शैलोएस्ट दिख रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हमारा आंसर हो। तो चलो मूव ऑन करते हैं। सबसे ऊपर जो हमें लाइन दिख रही है उसमें लिखा है सम लार्ज स्पीशीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फ्रांस एक्सवेट टनल्स टू अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर्स बिलो द डंग पैट। तो सम लार्ज स्पीशीज ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग का मतलब हेल्पिंग वर्ड्स यहाँ से लिए हैं, ओरिजिनेटिंग का मतलब कमिंग फ्रॉम, ठीक है, ये सिनोनिम्स, पैराफ्रेजिंग या हेल्पिंग वर्ड्स को यहाँ लिख दिया है। कमिंग फ्रॉम फ्रांस एक्सवेट, एक्सवेट भी मैंने यहाँ लिख दिया है। एक्सवेट का मतलब डिग, मतलब जो स्पीशीज फ्रांस से आती हैं वो डिग करती हैं टनल को 30 सेंटीमीटर्स की डेप्थ तक। तो अगर हम 30 सेंटीमीटर्स देखें तो 30 सेंटीमीटर हमारी, अगर आप लाइन देखो डायग्राम से, मैं यहाँ पे डायग्राम भी लगा देती हूँ, तो अगर आप डायग्राम से देखो तो 30 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, सेवेंथ वाले में आ रहा है। सेवेंथ वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो 30 सेंटीमीटर को कुछ दिखा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हमारा फ्रांस है। लेकिन अब हमने जो आंसर्स हैं वो इस लिस्ट में से देने हैं, तो इस लिस्ट में फ्रांस तो कहीं नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स फ्रेंच है, देयरफॉर हमारा आंसर फ्रेंच हो जाएगा। तो सेवेंथ का आंसर तो हमारा फ्रेंच हो गया। उसके बाद नीचे लिखा है साउथ अफ्रीकन बीटल्स डिग नैरो टनल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर बिलो द सर्विस ऑफ द पैट। अब 20 वाले भी मिल गए। 20 वाले कौन से हैं, 6 वाले का 20, अगर आप ध्यान से देखो जो 6 वाला है वो 20 की रेंज में आ रहा है, तो ये साउथ अफ्रीकन है। लेकिन एक चीज और दे रखी है, अनलाइक द साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर हु अटैच द सॉइल विद ग्राउंड। अब इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर लिख लेते हैं क्योंकि ये एंड में लिखा है और उन्हें लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, बट दे आर नॉट सेम। अगर आप वर्ड लिस्ट पे देखो तो साउथ अफ्रीकन अलग चीज़ है, साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर अलग चीज़ है। तो जो साउथ अफ्रीकन बीटल्स हैं वो डिग करते हैं, वो खुदाई करते हैं, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर्स हैं वो खुदाई नहीं करते, वो अटैच करते हैं सॉइल को ग्राउंड से। तो ये आपका एक तरीके से डिस्ट्रैक्टर है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड योर आंसर विल बी साउथ अफ्रीकन। तो 6 का आंसर साउथ अफ्रीकन है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले 7 का आंसर गिवन है, फिर 6 का आंसर गिवन है। इसका मतलब ये भी है कि आंसर्स हमेशा एक फॉर्म में, एक ऑर्डर में नहीं आते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ओके, moving on to the last one, the shallowest tunnels यार आई एम really sorry for the spelling mistake, आज काफ़ी spelling mistakes हो गई, I'm sorry. So it is tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chamber that hang like fruit from the branches of a pear tree. Okay, तो अब ये सब तो extra information है because इसकी information आपको कुछ खास दिख नहीं रही है, लेकिन yes, shallowest tunnels, shallowest का मतलब सबसे छोटे, सबसे डीप, लीस्ट डीप एक्चुअली, सबसे छोटे। शैलो का मतलब सबसे कम गहरा, तो सबसे कम गहरा आपको कौन सा दिख रहा है, एज आई टोल्ड यू, मैंने साइज का आपको बताया था, सबसे कम गहरा वाला जो टनल है
वो 8 का दिख रहा है मुझे, और सबसे शैलो मतलब सबसे कम, तो वो कौन बनाता है? स्पेनिश स्पीशीज़ बनाती हैं, जो यहाँ पे अपना जो डंग है वो बुरी कर देती हैं। सो ये है हमारा स्पेनिश, तो 8 का आंसर होगा हमारा स्पेनिश। तो साउथ अफ्रीकन 6th वाले का आंसर हम किस तरह ढूंढ पाए? 6 वाले का आंसर हम ढूंढ पाए 20 सेंटीमीटर्स से। सबसे पहले तो इसमें साउथ अफ्रीकन भी गिवन है, साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर भी गिवन है, लेकिन हमारा साउथ अफ्रीकन आएगा क्योंकि ये डिग कर रहा है, बॉल रोलर अटैच कर रहा है, सो इट विल कट। ठीक है। फ्रेंच वाला कैसे हेल्प लिया हमने? ओरिजिनेटिंग की हेल्प ली इसकी। ठीक है। उसके बाद स्पीशीज मतलब टाइप, एग्जीवेट मतलब डिग, एंड देन 30 सेंटीमीटर। तो इतनी सारी चीज़ों से हमें मालूम पड़ा कि हमारा इसका आंसर फ्रेंच है। फ्रांस गिवन नहीं है, फ्रेंच गिवन है, तो फ्रेंच में टिक कर दिया। एंड 8 वाला शैलोएस्ट, ये सबसे ट्रिकी है क्योंकि कुछ नहीं गिवन है, 10 सेंटीमीटर नहीं गिवन है, या क्योंकि अगर 8 को देखें तो 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है, पर 10 सेंटीमीटर यहाँ गिवन ही नहीं है, तब क्या करें? शैलोएस्ट गिवन है, मतलब सबसे कम डीप। तो इससे हमने पता लगाया स्पेनिश। सो दैट्स इट, इस तरह हमने इसको मालूम किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक। हम इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। रिवीजन में क्या ज़रूरी है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। रीड इंस्ट्रक्शंस पढ़ने बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस आपको वर्ड काउंट बताता है कि कितने वर्ड का आंसर लिखना है, एंड समटाइम्स आंसर लोकेशन भी बताता है कि आपने पैसेज कभी कभी ये भी बता देता है कि किस पैसेज नंबर से देखना है, या फिर एटलीस्ट ये बता देता है कि पैसेज से आंसर लिखना है या नीचे आंसर लिस्ट है उससे लिखना है। देन आपने स्कैन ज़रूर करना है डायग्राम को। नो मैटर अगर आपको उस बारे में कुछ पहले से आता है या नहीं, इट डजेंट मैटर। आप टाइटल्स देखोगे, क्यूज देखोगे, हिंट्स, लेबल्स, साइंस जो भी गिवन होंगे उनकी हेल्प से जो भी गिवन है आप उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करोगे। देन कीवर्ड निकालोगे, उन कीवर्ड को पैसेज में ढूंढ के उससे रिलेटेड पैराफ्रेज, कोई सी फ्रेज या फिर सिनोनिम्स ढूंढोगे एंड मैच करके लिखोगे। एंड जब भी हो जाए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज, बिकॉज रिवीजन में कई स्टूडेंट्स बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को अपनी सही कर पाते हैं। ओके, सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी जस्ट DMS ऑन आर इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड आई होप कि सच में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। रीडिंग बहुत मुश्किल लगती है शुरू शुरू में स्टूडेंट्स को। जब मैंने शुरू में आइल्स किया था मुझे रीडिंग सबसे मुश्किल लगती थी, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू टिप्स, स्ट्रैटेजीज एंड स्टेप्स जो मैंने इसमें समझाने की कोशिश किए हैं। कुछ इतना हाई फाई साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ जाओ एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट अच्छे से। सारा खेल सिनोनिम्स का है, पैराफ्रेजिंग का है, लेकिन वाकई में बार बार मैं इस पे एम्फसाइज करती हूँ, अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, अगर टाइटल्स वगैरह देखोगे, कीवर्ड्स देख लोगे, पैराफ्रेजिंग समझ जाओगे, सिनोनिम समझ जाओगे, ये सारी ट्रिक्स समझ जाओगे कि आंसर इनमें कहीं छुपा होता है, तो डेफिनेटली दिक्कत आनी बंद नहीं तो कम ज़रूर हो जाएगी आपको रीडिंग में। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।